नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात होगी जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला सरकार की अहम कैबिनेट बैठक जो थी वो अब संपन्न हो चुकी है। बाढ़ प्रभावितों को 5-5 मरले जमीन देने पर कैबिनेट में चर्चा हुई। वहीं डेली वेजरों की नियमितीकरण की कमेटी की रिपोर्ट पर भी मंथन हुआ है, जहां पर ये तमाम वो बड़े मुद्दे थे जो कि इन पर चर्चाएं जो है वो देखने को मिली इस कैबिनेट मीटिंग में। फिलहाल जनहित से जुड़े तमाम बड़े फैसलों के संकेत जो हैं वो जल्द उनका ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि जम्मू में आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में सरकार की एक अहम कैबिनेट मीटिंग हुई और ये बैठक सिविल सचिवालय जम्मू में हुई, जिसमें कि राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण और जनहित के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और विस्तार से चर्चा भी हुई। बैठक के एजेंडे में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत देने का मुद्दा प्रमुख रहा, जहां पर कैबिनेट में बाढ़ से प्रभावित लोगों को 5-5 मरला भूमि अलॉट करने के प्रस्ताव पर गंभीर मंथन किया गया, ताकि जो बेघर लोग थे, जो परिवार बेघर हुए थे 26 अगस्त की उस बाढ़ के बाद और एक हफ्ते तक जो है जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम ऐसे इलाके थे जो कि जलमग्न हो गए थे, उनको इन तमाम परिवारों को स्थायी समाधान मिल सके, इसके लिए भी मंथन किया गया। इसके अलावा लंबे समय से नियमितीकरण की मांग जो लगातार डेली वेजर्स उठा रहे हैं, उनको लेकर एक कमेटी गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट पर भी विचार विमर्श किया गया। सूत्रों की अगर मानेंगे तो सरकार डेली वेजरों के हित में ठोस निर्णय लेने के मूड में है और बैठक में विकास कार्य, प्रशासनिक सुधार और आम लोगों से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई और प्राथमिकता के आधार पर इन तमाम मुद्दों को हल करने के लिए जो दिक्कतें फिलहाल जम्मू कश्मीर के लोगों को पेश आ रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल करने की बातों पर भी मंथन हुआ है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन तमाम प्रस्तावों पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 1 साल से अधिक का वक्त हो चुका है, लगभग यहाँ पर 14 महीने हो चुके हैं इस सरकार को बने हुए, लेकिन तमाम ऐसे कुछ बड़े पॉइंट्स हैं जिन पर कि अभी भी अमल करना बाकी है। लेकिन आज की ये जो कैबिनेट मीटिंग थी जो कि सिविल सचिवालय के अंदर हुई है, जिसके अंदर सतीश शर्मा आप देख सकते हैं, तमाम अटल डुल्लो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में खुद ये मीटिंग हुई, जिसमें कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन पर कि विचार विमर्श किया गया और जो अभी फिलहाल लोगों की मांगे हैं, खास तौर पर कुछ ऐसी जायज मांगे जो कि पिछले कई सालों से लंबित है और सरकार के मैनिफेस्टो में भी ये चीजें थी कि जैसे ही उमर अब्दुल्ला सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में तो कहीं ना कहीं बातों पर विचार विमर्श कर एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा और इन लोगों के जितने भी मसले जो मिसाइल थे वो हल किए जाएंगे। अब इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आज की इस कैबिनेट बैठक में चर्चाएं हुई हैं और देखने वाली बात ये होगी कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, ग्राउंड लेवल पर कितना इन बातों का इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी आसिफ रशीद ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, आज ये मीटिंग हुई है, किन किन तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चाएं हुई हैं, किन किन पर मोहर लगी है, क्या कुछ मुख्य एजेंडा था इस मीटिंग का? देखिए 3-4 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, पहले से एजेंडा में तय थी और 2-3 चीज़ें जो जिन पर चर्चा हुई है इन शॉर्ट जब बैठक शुरू हुई है और थोड़ी देर पहले बैठक समाप्त हो गई है, ये भी कंफर्मेशन है और जितने भी प्रपोजल्स थे वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं कैबिनेट से। सिर्फ अब जो मोहर लगनी है वो राज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से लगनी, क्योंकि कैबिनेट के पास जितने प्रस्ताव आए थे उन पर चर्चा होने के बाद वो फाइनल जो इस पर डिसीजन लेना है वो लेना है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, तो अब लोक भवन उनको भेजा गया है। 4 चीज़ें जो महत्वपूर्ण थी जिन पर आज डिस्कशन हुआ है, एक तो जो प्रपोजल सरकार के सामने था कि कोऑपरेटिव बैंक्स जिसमें एक जम्मू और एक अनंतनाग दक्षिण कश्मीर के अंदर, इन दोनों के रिवाइवल के लिए जो 118 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी वो एक प्रपोजल था। अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उस पर चर्चा हुई है और जल्दी उस पर मोहर लग सकती है, वो उपराज्यपाल को भेजा जाएगा। इसके अलावा क्लैरिफिकेशंस जिस पर हुई थी आज सुबह ही एजेंडे में, जो बड़ा मुद्दा था वो था कि जो लोग बाढ़ जब 2025 में इस साल सितंबर और अगस्त के महीने में बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई और बाढ़ जैसी स्थिति में नुकसान काफ़ी ज़्यादा इलाकों के अंदर हुआ, विशेष रूप से हमने चिनाब वैली के अंदर देखा, राजौरी पुंछ के अंदर देखा, जम्मू के आसपास इलाकों में, और जिन लोगों के घर बिल्कुल भी रहने लायक नहीं थे
सरकार ने उस वक्त एक वादा किया था कि 5 मरला ज़मीन सरकार की तरफ से उनको अलॉट की जाएगी और उस पर जो घर बनाया जाएगा, कुछ एनजीओज़ को जिम्मेदारियां दी गई थी जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर सरकार के साथ एमओयू पर साइन कर चुकी हैं। 1500 के आसपास वो घर एक साइड बनेंगे, मगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम लोगों को मदद की जाएगी घर बनाने के लिए। लेकिन पहली जो उसमें ज़रूरत थी वो ये कि ज़मीन भी लोगों के पास होनी चाहिए जिनके घर रहने लायक नहीं थे। उस पर वो फाइल क्लियर की गई है, लेकिन ये भी अब उपराज्यपाल के पास जाएगी, वहाँ से इस पर फाइनल डिसीजन होगा। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर 2 प्रस्ताव आए थे कि एक जो 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर्स काम करते हैं, डीपीओज काम कर रहे हैं, उनको रीडेजिग्नेट उन पोस्ट को किया जाए। वो जो ओहदा है उसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर, तो एक तो उस पर भी चर्चा हुई है, उस पर भी फाइनल मोहर जो है वो एलजी के दफ्तर से ही लगनी है, उस पर चर्चा विस्तृत रूप से हुई है। साथ साथ जो आज हमारी जानकारी है कि विलेज लेवल वर्कर्स का एक प्रस्ताव गया था कि उनकी सैलरी बढ़ानी है, तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए, तो एक वो डिमांड अब पूरी होगी या नहीं, मोहर तो एलजी के दफ्तर से लगनी है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज सरकार के सामने जो प्रस्ताव आया था उस पर चर्चा करने के बाद इसको भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था कि क्या जो अस्थायी कर्मचारी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, डेली वेजर्स हैं, उन पर किसी तरीके से कोई बात, या फिर सरकार ने जो कमेटी गठित की थी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, उसने क्या काम अपना कंप्लीट करके कैबिनेट के सामने रखा है या नहीं। वो रिपोर्ट ज़रूर सरकार तक पहुंची है, लेकिन आधिकारिक रूप से इस पर बात हुई है या नहीं ये कंफर्म होना बाकी है। मगर डेली वेजेस के मुद्दे को लेकर जो सरकार के सूत्र बताते हैं कि जो कमिटमेंट्स की गई हैं वो अगले 6 से 7 महीनों के दौरान आप देखेंगे बड़ी कुछ चीज़ें, बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी। तो एक तो वहाँ पर चर्चा थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन कोई आज खास इस तरह का प्रपोजल नहीं था, और जो एजेंडा था उसमें ऑलरेडी 3-4 चीज़ें थी जिन पर विस्तार से चर्चा हुई है। अब ये लोक भवन को सारी की सारी फाइल्स जो है वो चली जाएंगी शिपवर। लेकिन आसिफ, अब देखिए ये तमाम बड़ी चीज़ें हैं जिन पर कि आज विचार विमर्श देखने को मिला, लेकिन इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर कुछ ऐसे छोटे पॉइंट्स भी थे जो कि एक लेमैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री थी और 12 सिलेंडर्स की बातें रखी गई, और तमाम ऐसी चीज़ें थी जिन पर कि ये कहा गया था कि एनी हाउ हम ये बातें, ये वादे, ये दावे पूरे करेंगे। लेकिन अभी तक उसको लेकर सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ चर्चाएं हुई है इस मीटिंग में? देखिए, दबाव तो है, जाहिर सी बात है। अभी रिजर्वेशन वाला एक मुद्दा है जिस पर अभी चर्चा होना बाकी है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को फाइल पहले ही भेज दी गई है। पिछली बैठक के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से क्लियर किया गया था, मगर कोई फाइनल डिसीजन ना होना, जितना लेट होगा उतना दबाव सरकार पर इस मुद्दे पर बढ़ रहा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर उन 10 पॉइंट्स में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में टॉप ऑफ द लिस्ट रखे थे 24-25 पॉइंट्स में से, उसमें सबसे बड़ा ये था कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजेस प्लस रिजर्वेशन दोनों पर कोई खास डेवलपमेंट इन कमेटीज़ के अलावा, या जो कमेटियां गठित की गई इसके अलावा नहीं हुआ। और अब नज़रें इस बात पर भी हैं कि सरकार ने यहाँ से आगे क्या काम करना है, कि सरकार ने वो फाइल जो लॉ डिपार्टमेंट के पास गई रिजर्वेशन वाली, फिर वापस सरकार के पास, फिर सरकार से पिछली मीटिंग के बाद पूछा गया तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो उपराज्यपाल के पास चली गई है, जिसका मतलब ये है कि फाइल पर कोई फर्दर डेवलपमेंट होती, कोई काम होता, उससे ज़्यादा फाइल को इधर से उधर जाते हुए हमने देखा है। एक वो दबाव कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, और इसके बाद जो सरकार ने कमेटी बनाई थी उसने काम कहाँ तक पहुंचाया है इसका जरूर नोटिस लिया गया है। संज्ञान लेने का मतलब ये नहीं है कि फाइनल डिसीजन पर पहुंचे हैं, मगर ये जरूर है कि जो मैनिफेस्टो के अंदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे पूरे करने के लिए कहा या वादे किए गए, उनमें से अगर आप देखेंगे 10-15% के अलावा कोई बड़ी डेवलपमेंट अभी तक कम से कम इन 12-13 महीनों में नजर नहीं आई। जो एक एक्स्ट्रा बर्डन लेकर सरकार उस कामकाज के अलावा चल रही है जहां पर ऑलरेडी उसके पास जो पावर्स हैं वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत लिमिटेड हैं जम्मू कश्मीर। ओके, ठीक है आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो कैबिनेट की हुई, जिसमें कि रिजर्वेशन से लेकर पीएचई डेली वेजर्स और डेली वेजर्स से लेकर तमाम उन मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं जो कि लगातार कुछ टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई थी। लेकिन फिलहाल 14 महीने बीत गए हैं, ऑलमोस्ट 15 महीने, 1.25 साल का वक्त हो चुका है इस सरकार को गठित हुए, जो कि कई सालों बाद जम्मू कश्मीर को अपनी चुनी हुई सरकार मिली थी। लेकिन जैसे आसिफ ने कहा कि कुछ 24 से 25 ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर की मोहर लगना जरूरी थी, और 10 पॉइंट्स ऐसे थे जिन पर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ऑन प्रायोरिटी जो है इस पर काम होना था। लेकिन अभी तक फिलहाल ये काम नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से कि आज ही कैबिनेट मीटिंग हुई। लेकिन इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, इस मीटिंग में जो विचार विमर्श हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर कितनी होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जहां पर 26 दिसंबर से ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी, जहां पर रेल मंत्रालय का एक बड़ा फैसला सामने आया है। एसी और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के अंदर प्रति किलोमीटर 2 पैसे महंगा सफर अब जो तमाम पैसेंजर्स हैं
उनको करना पड़ेगा। किराया बढ़ोतरी से मार्च 2026 तक रेलवे को 600 करोड़ रुपए की उम्मीद है। यानी कि जहां पर एक तरफ किराए में इजाफा हो रहा है, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन भी कहीं ना कहीं होगी। जम्मू से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस कनेक्टिविटी जो है वो देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कि कहीं ना कहीं जो तमाम पैसेंजर्स हैं उन्हें सीधे तौर पर फायदा होगा। रेल मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां पर यात्रियों के लिए ट्रेन किराए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, जो कि 26 दिसंबर 2025 से लागू होगी। अधिकारियों के अनुसार साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाले यात्रियों को प्रति किलोमीटर 1 पैसा जो है वो अतिरिक्त देना होगा। वहीं मेल या फिर एक्सप्रेस ट्रेन की नॉन एसी श्रेणियों और सभी ट्रेन की एसी श्रेणियों में सफर करने वाले यात्रियों से प्रति किलोमीटर 2 पैसे अधिक वसूले जाएंगे। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि उपनगरीय ट्रेनों के अंदर मासिक सीजन टिकट और साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर इस बढ़ोतरी का कोई असर नहीं होगा। इस किराया संशोधन के अंदर रेलवे को 31 मार्च 2026 तक लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। और इससे पहले जुलाई 2025 में किराए की वृद्धि हुई थी, जिसकी वजह से रेलवे को 700 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई थी। और इसी बीच में रेलवे ने यह भी पुष्टि की कि वंदे भारत एक्सप्रेस को जल्द ही जम्मू से श्रीनगर तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे कि केंद्र शासित प्रदेश में तेज और बेहतर रेल संपर्क भी मिलेगा। यात्रियों को यात्रा से पहले यहां पर अद्यतन करवाया जाएगा कि जांच करने की सलाह भी जो है वो यहां पर दी जाएगी। तो हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर मिस्टर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे इस हवाले से पूरी जानकारी लेंगे कि आखिरकार ये जो संशोधन हुआ है ये क्यों और कितने रुपए का संशोधन फिलहाल हुआ है। विनोद जी, आप बताइएगा ये कब से लागू होगा और ये क्या इतना बड़ा स्टेप जो लिया गया है, ये आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? शिपन ऑलमोस्ट सारी डिटेल आपने बड़ी विस्तार से बताई हमारे दर्शकों को। और ये 26 दिसंबर से होने वाला है। 215 तक तो कोई इसका असर, 215 किलोमीटर तक कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। और जो अपना पंजीकरण आरक्षण नहीं करा के जाते हैं उनको प्रति किलोमीटर 1 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। और जो रिजर्व करा के जाते हैं सीट्स उनको 2 रुपये प्रति किलोमीटर देना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि जिन्होंने ऑलरेडी शिपन पहले से करवाई हुई ना रिजर्वेशन, उन पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो इंटरस्टेट ट्रेन चलती हैं उन पर भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ह्यू एंड क्राई करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि क्योंकि जैसे हम हर बार देखते हैं कि हर साल में इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जाता है, इसी तरीके से रेलवे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं बीच बीच में किराए का इजाफा करना पड़ता है। हालांकि जुलाई 2025 को किया था इजाफा, वो भी 1-2 रुपया किया था, उससे 700 करोड़ रुपया अतिरिक्त मिला था। और अब जो 26 दिसंबर से कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 31 मार्च 2026 तक इससे 600 करोड़ रुपया मिलेगा। क्योंकि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा लंबा है, तो शिपमन उसको मेंटेन करने के लिए पैसों की आवश्यकता रहती है। और दूसरा, सैलरी कंपोनेंट और पेंशन कंपोनेंट इतना ज़्यादा है कि रेलवे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वो भुगतान करना। तो सर, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो जनता अतिरिक्त कुछ पैसों की वृद्धि उनके अंदर जो है वो यहाँ पर टिकट्स में देखने को मिल रही है, तो इसका सीधा असर कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा डेवलप करने में लगेगा। और कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ट्रेन कनेक्टिविटी है, लेकिन और ज़्यादा इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। वहाँ पर वंदे भारत ट्रेन या फिर एक्सेस में और जो ट्रेन है उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा एट द एंड इस रेवेन्यू से देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिपन, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई है। ये आप भी जानते हैं, जब से आप पत्रकारिता में कितना कितना बदलाव आया। वंदे भारत ट्रेन आपके सामने ही चली होगी जम्मू से श्रीनगर, हालांकि परियोजना पहले से थी, अब चलिए अब भी वंदे भारत को वहाँ पे एक्सटेंड किया जा रहा है श्रीनगर तक, कश्मीर तक। तो कहीं ना कहीं अगर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, रेलवे कुछ बेहतर करता है, तो उनके लिए पैसों की ज़रूरत रहती है। और यही एक कारण है कि कहीं ना कहीं समय समय पर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बोझ ना डालते हुए थोड़ा थोड़ा किराए में इजाफा करना पड़ता है, वो उसी का हिस्सा है। और इस जो इजाफा हुआ है 600 करोड़ रुपए का एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मिलेगा, इससे रेलवे की सिक्योरिटी को मजबूत किया जाएगा। हमने देखा बहुत सारे रेल हादसे ऐसे होते हैं। अश्विनी वैष्णव को मैंने देखा है, यूनियन मिनिस्टर, वो बैठे रहे थे एक बार, इतना बड़ा हादसा हुआ था, कितने दिन तक लोग वहाँ पर, कितने लोगों की जानें गई थी। तो रेल की सुरक्षा पर इसको खर्च किया जाएगा।
बिल्कुल विनोद जी, अब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत ही मिनिमल सा प्राइस हाइक किया गया है, लेकिन फिर भी लोगों को ये समझना कितना इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया रेलवे सिक्योरिटी को लेकर, तो लोगों की सिक्योरिटी एट द एंड सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा तो इसका फ़ायदा भी लोगों को होगा। तो लोग कैसे देख रहे हैं इस मिनिमल प्राइस हाइक को? देखिए, लोगों का अभी तीव्र रिएक्शन नहीं आया है। ओके। और ऑलमोस्ट ये 31 दिसंबर होता है, लोग बाहर जाते हैं आउटिंग के लिए, यहाँ पर लोग आते हैं वैष्णो देवी वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। उन्होंने ऑलरेडी रिजर्वेशन करवाई होती है। जिन्होंने रिजर्वेशन करवाई है उन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उनको किसी तरह का अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो अब नए लोग नई टिकट लेंगे उनका रिएक्शन देखने को पता चलेगा कि वो क्या कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सहयोग करना चाहिए। अगर इम्प्रूवमेंट आपको मिल रही है 1 रुपया प्रति किलोमीटर अतिरिक्त देने से, सहयोग करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने ये बहुत ही अहम जानकारी साझा की। फिलहाल रेलवे की तरफ से बड़ा फैसला था जहां पर कि कुछ एक पैसों का जो अतिरिक्त किराया है वो तमाम पैसेंजर्स को देना होगा, जिसके चलते कि इसका सीधा तौर पर एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर और रेलवे सिक्योरिटी पर भी। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है, जिस तरीके से विनोद जी ने कहा कि सहयोग देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड लोगों की ही सुरक्षा और लोगों के ही वेलफेयर के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं अब बात सिक्योरिटी के हवाले से करेंगे, जहां पर नए साल से पहले जम्मू रेलवे स्टेशन और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। तड़के सुबह 5 बजे से ही बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी किया गया और अभी फिलहाल कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो क्राइसिस रिस्पांस टीम है वो भी तैनात की गई है। संभावित आतंकी खतरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर है। सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां ही नहीं, तमाम जो वीडीजीज हैं वो भी अपने अपने लेवल पर अपने अपने गांव के अंदर लगातार सतर्कता से काम कर रहे हैं। और इसी बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं, लगातार जॉइंट ऑपरेशन उनकी तरफ से चलाया जा रहा है। फिलहाल ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये जम्मू रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां पर की लगातार गश्त बढ़ा दी गई है, क्योंकि न्यू ईयर है, सेलिब्रेशन का टाइम है और फेस्टिव सीजन भी है, जिसके चलते कि बहुत सारे टूरिस्ट फिलहाल जम्मू की ओर रुख कर रहे हैं। यहाँ पर कोई माहौल खराब ना हो, अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पहले से ही सतर्कता के साथ काम किया जा रहा है। अब नए साल से पहले जारी आतंकी हमले के अलर्ट के बीच में जम्मू रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया है। तड़के 5 बजे से ही जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइसिस रिस्पांस टीम रेलवे स्टेशन पहुंची और अन्य सुरक्षा बलों के साथ स्टेशन परिसर की सघन तलाशी अभियान यहां पर चलाया गया। सूत्रों की अगर मानेंगे तो जम्मू से रवाना होने वाली और यहां पहुंचने वाली सभी ट्रेनें जो हैं वो प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल, पार्सल ऑफिस, पार्किंग क्षेत्र और रेलवे स्टेशन के अन्य संवेदनशील स्थानों की बारीकी से जांच की जा रही है। स्टेशन पर मौजूद हर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की गई। वहीं पर यात्रियों के सामान की सघन तलाशी लेने के साथ साथ आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की मदद से पूरे परिसर को खंगाला जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। वहीं लगातार मंडरा रहे संभावित आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वो सुरक्षा जांच में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत से तुरंत सूचना दी जाए, क्योंकि यहाँ पर लगातार कुछ इनपुट्स इस तरीके के मिल रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पर कोई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के फिराक में कुछ लोग हों। लेकिन उनके इन तमाम मंसूबों को पानी फेरने के लिए लगातार हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सभी जवान एकजुट होकर काम कर रहे हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना पेश आए। शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं ग्राउंड जीरो से। शिल्पा, आप सुबह से ही देख रही हैं, सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, जम्मू के जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर लगातार हम देख रहे हैं गश्त बढ़ा दी गई है पिछले कुछ दिनों से। और क्या कुछ अपडेट है अब इसको लेकर? और देखिए, जिस प्रकार से बीती रात की अगर बात करूं तो जिस तरह से टेलीस्कोप ऑफ जो असॉल्ट राइफल है उसे बरामद किया गया और उसके बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा जो है वो कड़ी कर दी गई है। देखिए, सुबह तड़के ही जो है वो जम्मू के रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया। सीआरटी के जवानों ने हर एक जो है चीज को वो खंगालते हुए नजर आए, जहाँ पे प्लेटफॉर्म को उसके द्वारा जो है वो खंगाला गया। इसके अलावा जो वेटिंग एरिया है जहाँ पर यात्री इंतजार करते हैं, वहाँ पर भी पूरी तरीके से जो है वो उस वेटिंग एरिया को खंगालते हुए सीआरटी के जवान नजर आए। इसके अलावा जो सोर्सेस बता रहे हैं कि जम्मू के
जम्मू से दिल्ली जाने वाली जो ट्रेनें हैं उन्हें भी खंगाला गया और इसके अलावा अगर किसी पर भी कोई शक जाता है या फिर कोई संदिग्ध दिखता है तो उसके पूरी तरीके से जांच भी की गई। जो सामान यात्री अपने साथ लाए थे उसकी भी पूरी तरीके से जो है वो जांच की गई। देखिए जो इनपुट मिले हैं कि नेवर्स को खराब करने के लिए जो है वो आतंकी जो है वो साजिश कर सकते हैं, जिसको लेकर इस समय सीमा पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जम्मू के शहरों की अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो आप देखेंगे जहाँ पे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान नाके लगा रही है, इसके अलावा सुरक्षा बल के द्वारा भी नाके लगाए जा रहे हैं और बीती रात में ही एसओजी के द्वारा जो है वो नाके लगाकर वाहनों की जांच की जा रही थी। हर आने जाने वाले पर जो है वो इस समय निगरानी रखी जा रही है। कुछ ही समय रह चुका है और नया वर्ष आने वाला है तो उसको लेकर पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो पूरी शांतिपूर्वक जो है वो नए वर्ष का जो है वो स्वागत कर सके, नए वर्ष को मनाए। इसको लेकर इस समय सतर्कता को और भी ज्यादा जो है वो बढ़ा दिया है। तो जिस प्रकार से आप देखेंगे कहीं न कहीं जो इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक इस समय सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है ताकि पूरी तरीके से आप देखेंगे कुछ ही दिन के बाद जो है वो क्रिसमस भी आने वाला है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान इस फिराक में रहता है कि जम्मू कश्मीर की शांति को वो भंग करे, तो उसको लेकर पूरी तरीके से सतर्कता यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो समय की गई है। के बाद विद इन द सिटी एरिया किस तरीके से यहाँ पर गश्त बढ़ाई गई है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के एरियाज की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेंस फॉरेस्ट एरियाज है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन बिड होने की आशंका जताई जाती है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में उधमपुर में हमने आतंकी यहाँ पर ऑपरेशन देखा, एक एनकाउंटर देखा, उसके बाद कुछ स्ट्रेंजर्स की मूवमेंट भी वहाँ पर ट्रेस की गई। तो जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा, और एक जो इन्फिल्ट्रेशन बिड को रोकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीसरी चीज़ ये जो यहाँ पर ऑलरेडी आतंकी रह रहे हैं उनकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट की जा रही है उनका नेटवर्क कैसे तोड़ा जाएगा, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इन पर एक एक कर बताइएगा। देखिए अक्सर धुंध के मौके पर जो है वो कहीं ना कहीं इस धुंध का फायदा उठाते हैं आतंकवादी और घुसपैठ करने का जो है वो प्रयास करते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था इस समय सीमा पर बहुत ज्यादा कड़ी जो है वो कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखिए जो इस समय आतंकी जो मौजूद है, आतंकी जो पहाड़ी इलाकों में जो है वो छिपे हुए हैं और खाना मांगने के लिए जब अक्सर जब ठंड हो जाती है तो पहाड़ों से जो है वो नीचे आ जाते हैं, मैदानी इलाकों पर आ जाते हैं। तो उसको लेकर भी इस समय जो है वो सर्चिस अलग अलग जगह पर देखने को मिल रही है और पूरी तरीके से जो है वो रणनीति को तैयार किया गया है कि किस प्रकार से आतंकियों को ढूंढ कर जो है वो इन्हें पूरी तरीके से जो है वो इनका सुपड़ा जो है वो साफ किया जाएगा। खास तौर पर आप देखेंगे कि सर्दियों में धुंध जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है, तो इस आड़ में आतंकी घुसपैठ ना करे, जिसको लेकर सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बीएसएफ के जवानों के द्वारा जो है वो बीएसएफ के जवान जो है वो वहाँ पर पूरी तरीके से सतर्क है और हर किसी भी चीज की अगर मैं बात करूं तो पूरी तरीके से निगरानी इस समय जो है वो रखी जा रही है। क्योंकि बीती रात जम्मू के सिद्रा से जो टेलीस्कोप ऑफ असॉल्ट राइफल है उसका मिलना तो एक बहुत बड़ा संदेश आता है और क्या कुछ उससे किया जाना था या फिर किस प्रकार से जो है वो वहां पर मौजूद थी, तो उसकी पूरी तरीके से देखिए समय जांच की जा रही है और जांच में भी कई सारे खुलासे सामने आएंगे। तो नया वर्ष है, क्रिसमस है और 26 जनवरी आने वाला है, तो इन तमाम चीजों को लेकर इस समय हर एक इलाके में, शहरों में और इसके साथ सीमावर्ती जो क्षेत्र है उनमें भी सुरक्षा व्यवस्था जो है उस समय काफी ज्यादा बढ़ा दी है। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था, चाहे हम स्टेट हाईवेज की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर जो पब्लिक प्लेसेस है, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो सिटी एरियाज हैं, मोस्ट क्राउडेड एरियाज, वहाँ पर भी गश्त बढ़ा दी गई है। उसी के साथ साथ बस स्टैंड से लेकर मेट्रो स्टेशंस जो पूरे भारत के अंदर है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी गश्त और ज़्यादा बढ़ाई गई है। वहीं राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड आज लगातार दूसरे दिन भी यातायात के लिए बंद रही। बीते रविवार को पीर पंजाल क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई भारी बर्फबारी के चलते प्रशासन ने एहतियातन सड़क पर आवाजाही रोक दी थी, लेकिन सोमवार को मौसम में कुछ हद तक सुधार जरूर देखा गया, लेकिन कई स्थानों पर अभी भी मोटी बर्फ की परत जमी हुई है और सड़क पर फिसलन बनी हुई है। इसके चलते मौसम विभाग ने देर शाम और रात को फिर से बर्फबारी और खराब मौसम की आशंका जताई
और वहीं पर प्रशासन और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमें लगातार बर्फ हटाने के कार्य में जुटी है। हालांकि सड़क की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित न होने के कारण फिलहाल वहां पर ट्रैफिक मूवमेंट बहाल करने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो मौसम साफ होने और आधिकारिक सूचना मिलने तक यात्रा से परहेज करें ताकि कोई भी दिक्कत वहां पर ना पेश आए। आकाश मलिक सुरनकोट से हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की गई है इसको लेकर, जरा देखिए। बात करेंगे मौसम के हवाले से। आज सुबह ही जो है मौसम ने करवट जरूर बदली है और पीर पंजाल के अपर रीचेज में स्नोफॉल और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला पिछले 24 घंटों में 24 घंटे से जारी है। बात करेंगे तारीखी मुगल शाहरा की। मुगल शाहरा पर जो है हैवी स्नोफॉल हुई है, जिसको लेके जम्मू कश्मीर पुलिस, बीआरओ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 लोगों को देर शाम को जो है रेस्क्यू जरूर किया था। लेकिन आज की बात करें, आज भी यहाँ 1 से 1.5 फीट जो है स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई है। अभी जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से सुरनकोट उनसे बात हुई है टेलीफोनी, और उन्होंने ये बताया है कि थोड़ा सा मौसम का जायजा ले रहे हैं। अगर मौसम इसी तरीके से साफ रहता है तो हो सकता है क्लीयरेंस का काम शुरू किया जाए। वहीं पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पुलिस ने ये एडवाइजरी भी जारी की है और कई सारे नंबर्स भी जो है शेयर किए हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरह की किसी को भी कोई परेशानी आती है तो जो पुलिस और सिविल इंतजामिया से राब्ता कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी एडवाइजरी दी है कि इस शाहरा पर कोई भी शख्स पैदल या गाड़ी से विजिट ना करे जब तक के पूरी तरीके से स्नो क्लियरेंस ना हो। मैं आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज, मुगल शाहरा। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में एक दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर से घने कोहरे और धुंध ने अपना असर दिखाया। सुबह से ही जम्मू शहर के साथ सटे ग्रामीण क्षेत्रों में जो विजिबिलिटी थी वो काफी कम रही, जिससे कि आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए और कई स्थानों पर यातायात धीमा रहा। खासकर स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और किसानों को भारी परेशानियां उठानी पड़ी। ग्रामीण इलाकों में खेतों और संपर्क सड़कों पर घना कोहरा छाए रहने से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सुबह और रात के समय धुंध और कोहरा बने रहने की संभावना है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने, धीमी गति से चलने और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी है। ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣ ਡਈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਰਾ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਸਰ 2-4 ਕੱਲ ਕੋ 4-5 ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਕੋਰਾ ਵਾ, ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਕੱਲ 11 ਵਜਣ ਵਾਲਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੋਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਈ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਣ, अपनी देख सुन के चलाना, किसी का एक्सीडेंट हो, किसी का नुकसान ना हो। तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।